नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। तो सबसे पहले तो 13 दिन गायब रहने के लिए माफ़ी, क्योंकि कुछ कारण ऐसे हो गए थे। कल मैंने एक छोटा वीडियो बना करके डाला भी था आप लोगों के लिए कि 12 मार्च को अस्वस्थ हुआ था, उसके बाद अस्पताल में भर्ती होना पड़ा, एंजियोग्राफी हुई, 18 मार्च को छुट्टी मिल गई और अब थोड़े से विश्राम के बाद फिर से। और चूंकि इस बीच बहुत बड़े-बड़े घटनाक्रम हुए हैं, तो मैंने भी उनको मिस किया। थैंक गॉड के हमारे बहुत सारे मित्र अब यूट्यूब चैनल्स पर हैं और उन पर उनकी मीमांसा जो है वो आई और आप लोगों को बहुत ज़्यादा कमी महसूस नहीं हुई होगी। लेकिन मैं जानता हूँ एक दर्शक वर्ग है जो मेरी राय सुनना चाहता है अलग-अलग विषयों पर। तो उनके लिए मैं फिर से जैसी भी कंडीशन है उसमें उपस्थित हूँ। और चूंकि मिडिल ईस्ट में लगातार चीजें चल रही हैं, उथल-पुथल हो रही है, तो आज का जो विषय है बातचीत का, वो एक्चुअल में मिडिल ईस्ट ही है। और जब अमेरिका कहीं इन्वॉल्व हो, तो फिर अमेरिका में ही बैठे हुए एक ऐसे सच्चे भारतीय से क्यों ना बात की जाए, जिनकी पुस्तकों की भी संख्या दर्जनों में है, जिनका काम है और आप उनको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, सत्योलॉजी चैनल भी चलाते हैं। तो आदित्य सत्संगी जी से सीधे जोड़ लेते हैं और उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आदित्य जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार और भगवान जगन्नाथ से आपकी अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत बहुत मेरी प्रार्थनाएं रहेंगी। आपकी सद्भावनाएं और दर्शकों का स्नेह ये हमेशा संबल बनते रहे हैं। तो आदित्य जी, सेना, वायुसेना, नेवी हमने पूरी तरीके से तबाह कर दी है, उनकी लीडरशिप को खत्म कर दिया है, कुछ नहीं बचा अब ईरान में। हम लक्ष्य के करीब हैं। ये सब दावे करने की जरूरत क्या थी, जो दूसरे तीसरे दिन ही दम तोड़ते हुए दिखाई दिए। ईरान तो कमजोर पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, उसने तो अमेरिका को भी बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। इनके जो एलाई हैं, जिन देशों में इनके सैन्य अड्डे बने हुए हैं, उनको बहुत बड़ी चोट पहुंचाई है। और जिस इजराइल के कहने पर, उस लॉबी के कहने पर ये इस युद्ध में शामिल हुए, उस इजराइल के भी इन्होंने एक तरीके से छक्के छुड़ा दिए। एक्चुअली अगर हम इस पूरे इंसिडेंट को देखते हैं, आपको अलेक्जेंडर की कहानी याद आनी चाहिए, जिसको शायद भारत में कभी ठीक से पढ़ाया नहीं गया। चूहा मैं मानता हूँ उसको, कोई उसको बहादुर माना ही नहीं मैंने। चूहा चोर चक्का इस टाइप के। वो उस व्यक्ति, जब उस समय ईरान या जिसको आप जोरोस्ट्रियन राष्ट्र बोलते हैं, वो तब भारत का हिस्सा होता था। ऐसा बोलते थे कि जब वो टिग्रिस नदी पे आया, उसको लगा वो भारत एंटर कर गया है, वो डिक्लेयर किया उसने। और जो उसकी पिटाई हुई थी इस देशों में, कि जब तक वो ये सब नदी क्रॉस करता हुआ रवि तक आया, बितस्ता नदी तक रवि तक आया, तब उसके पास मात्र 40,000 सोल्जर्स बचे थे। और वहां पे जो पिटाई की गई हमारे राजाओं के द्वारा, पोरस के द्वारा, उसके बाद वो वापस भागा और भागते भागते 500 के साथ भागा, 150 बचे और बसरा में जाके उसने प्राण त्याग दिए। ये वही देश है जिसको क्रॉस करने की बात कर रहे हैं। हम तो उस इतिहास पे कनेक्ट करेंगे कि वो हमारे रेलेवेंट है। तो जब आप दूसरे दिन से बात कर रहे हो, मैंने सब कुछ खत्म कर दिया, मैंने ये खत्म कर दिया, वो खत्म कर दिया। आज जो पीट हेगसेथ का स्टेटमेंट है, अभी 2 घंटा पहले का स्टेटमेंट है कि देयर इज नथिंग मूविंग इन ईरान, मैंने सब बर्बाद कर दिया। ये नृशंसता दिखाता है, क्रूरता दिखाता है कि आपकी सोच क्या है। दूसरे दिन
आपने 173 दूसरे दिन के युद्ध की बात कर रहा, 2300 या 2400 दिन चल रहा है। दूसरे दिन के युद्ध में आपने 173 बच्चों को मारा 2 टॉमाहॉक मिसाइल्स के साथ, फॉलो अप, ठीक है? चाहे लोगों का धर्म कोई भी हो, मतलब मत पंथ कोई भी हो, सोचने का तरीका कुछ और हो, मजहब कोई और हो, मुझे उससे कोई चिंता नहीं है। क्योंकि आपका जो क्लेम है, जो आप कर रहे हो कि मैंने उस स्कूल पे अटैक किया, मैं सॉरी भी नहीं बोलूँगा। क्योंकि कोई भी अगर हम सिविलाइज़ समाज की बात देखिए, उन लोगों का जो वो लोग बच्चों को मारते हैं या छोटे, वो बड़ी खुशी मनाते हैं। देखिए, हम तो अपनी तरफ से बात करेंगे ना, कि अगर हम इंटरनेशनल वियना कन्वेंशन की बात कर रहे हैं, तो आपने नॉन मिलिट्री टारगेट को टारगेट किया 2 टॉमाहॉक मिसाइल से, वन आफ्टर अदर। तो एक भी नहीं है, 2 गई हैं वहाँ पे। उसको आप सेलिब्रेट कर रहे हो और आपने सब कुछ बोल दिया, हमने तबाह कर दिया, लेकिन आज भी वो मिसाइल फेंक रहा है आपके ऊपर। और वो उसने आपको क्षमता भी दिखाई कि 4000 किलोमीटर दूर आपके बेस पर भी वो अटैक कर सकता है। वो तो ये बात अलग है कि आपके बहुत सारे शिप्स थे इन द मिडल, आपने उसको इवेड कर दिया, लेकिन वो क्षमता वो रखता है। आज इज़राइल जो है, चलने की हालत में नहीं है। जो भी चल रहा है, जो दिख रहा है मीडिया में, वो असलियत नहीं है और उसको दिखाने पे आपका चैनल ब्लॉक हो जाता है आजकल। तो तो जो आपने प्रत्युत्तर दिया है, मतलब अगर कोई छोटा सेना किसी बड़े सेना की तरफ बहादुरी दिखाती है, तो हमेशा छोटी सेना की तारीफ होगी, बड़ी सेना की नहीं होगी। ये पृथ्वी का पुराना नियम है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये भीष्म बोल रहे हैं कि 50 लोगों की टुकड़ी अगर बड़ी टुकड़ी को हराती है, तो 50 लोगों की टुकड़ी को बड़ी सेना माना जाएगा। आज ये वही हालत है। आपने बमबारी कर करके इराक बर्बाद किया था, सब वियतनाम बर्बाद किया था, और अगर सब कुछ ही जीत चुके हो, तो मरीन को क्यों भेज रहे हो भाई 3000? क्यों भेज रहे हो उनको? सैन डिएगो से ही जा रहे हैं, मेरे सिटी से ही जा रहे हैं, सबके सब। उनको क्यों भेजा जा रहा है 82nd एयरबॉर्न? और और क्या उन लोगों को पता नहीं है कि आप आने वाले हो? ईरान ने स्टेटमेंट अभी इश्यू किया। हम तो इसी मौके की तलाश में थे पिछले 25 साल से। उन्होंने स्टेटमेंट रिलीज किया कि आओ, हम देखते हैं अभी कितना दम है। सो द पॉइंट इज कि ये लड़ाई अब निर्णायक की तरफ दौड़ रही है, उसका फेज की तरफ जा रही है। लेकिन ये लड़ाई लंबी चलने वाली है, क्योंकि ये अब छोटी लड़ाई नहीं रहेगी। प्राइम मिनिस्टर मोदी का एक बड़ा वार्निंग स्टेटमेंट सा भी आया। उन्होंने बड़े कठोर भाषा में ट्वीट लिखा है प्राइम मिनिस्टर मोदी के ऑफिस में कि वी एक्सपेक्ट द पीस टू बी देयर। एक्सपेक्टेशन है हमारी, ये हम रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, ये एक्सपेक्टेशन है हमारी। वी वांट द पीस सही टू कह बी। रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट और भारत का आदित्य देना। जी, आप फ्रीज हुए हैं, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं आपको सुन पा रहा हूँ ठीक से। जी जी जी। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपने उनकी सेना, उनकी वायुसेना, उनकी नेवी, उनकी टॉप लीडरशिप, यानी सब कुछ तबाह कर दिया था, तो फिर 7 देशों से अपने युद्ध पोत भेजने को क्यों कहा? दूसरे, जापान हो, यूके हो, फ्रांस हो, ऑस्ट्रेलिया हो, सबने मना कर दिया। कोई ना कोई बहाना बना दिया सबने। और अगर आप इतने ही बहादुर थे कि जब हिंद महासागर में आप यूके के सामरिक ठिकाने का यूज करना चाहते थे और उसने थोड़ा सोचने में वक्त ले लिया, और वक्त लेना उनका बनता है, क्योंकि जिस देश पर आप आक्रमण कर रहे हैं उससे रिलेटेड पॉपुलेशन अब काफी है ब्रिटेन में, तो उनको राजनीतिक घटा जोड़ भी जो है वो देखना पड़ता है। तो उस पर आपने धमकी दे डाली कि हम देख लेंगे यूनाइटेड किंगडम को। इस तरह की धमकी आप दे रहे हैं। दूसरे, अभी जापान की प्रधानमंत्री गई थी, ताकाइची, उनके साथ बैठक के दौरान आपने 1941 की पर्ल हार्बर हमले का जिक्र कर दिया, जिसको पूरी दुनिया में बहुत आश्चर्यजनक माना गया कि ऐसे समय एक तरफ तो आप सारे देशों से सहयोग मांग रहे हैं और दूसरी तरफ आप कॉलर खड़े कर रहे हैं कि हम तो अकेले ही युद्ध जीतने में सक्षम हैं। और एक तरीके से इसको हम गाली गलौच ही कहते हैं, जो इन्होंने यूनाइटेड किंगडम के साथ की है या जापान के साथ की है।
तो ये क्या एटीट्यूड है भाई? ये टिपिकल एंग्लो सैक्सन प्राइड है, और ये टिपिकल एंग्लो सैक्सन जो है, आप अमेरिका की एजुकेशन सिस्टम पे भी बोल सकते हैं कि अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम में जिस तरह की जो पढ़ाया जाता है कि अमेरिकन्स आर ऑलवेज विक्टोरियस, लेकिन ऐसा कोई भी युद्ध नहीं हुआ है जो अमेरिका ने अकेले लड़ा हो, कोई भी नहीं। जहां-जहां वो अकेले गया है उसकी पिटाई हुई है, जहां-जहां भी अकेले गया। तो इसीलिए देखिए, ये जो तकाइची का आपने नाम लिया, तकाइची जो है जापान के ये सबसे बड़ा ह्यूमिलिएशन है 1945 के बाद। सबसे बड़ा ह्यूमिलिएशन इसलिए बोल रहा हूं मैं कि यहाँ पे उन्होंने उसको ग्लोरीफाई किया जिसने उनके देश में बॉम्ब डाला था। ये दिस इज ए बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर जापानीज प्राइड, और जापानीज सोसाइटी थोड़ी अलग तरह की सोसाइटी। दूसरा, अगर आप इसके बैकग्राउंड में जाते हैं, ऐसा क्यों किया, ये सोची समझी स्ट्रेटेजी थी कि अगर जापान को उसका पास्ट याद दिलाया जाए। ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ये हिस्टोरिक रिविजनिस्ट तरह का एडमिनिस्ट्रेशन है। ये रिविजनिस्ट है, मतलब कि ये इतिहास को वापस नए तरीके से लिखवाना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि क्राइस्ट और जिनका फेथ है, चर्च का जो फेथ है, उसको ऊपर लाया जाए ताकि लोग भड़के और ये रिलीजियस वॉर बन जाए। ये बन जाए क्रिश्चियंस वर्सेस मुसलमान, ये वॉर इनको चाहिए। इसको सिविलाइजेशन वॉर बोलते हैं, और ये करना चाहते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि इजराइल के जो एक्शंस हैं मर्सीलेस है अगेंस्ट अदर रिलीजन्स, जो इजराइल के एक्शंस है, और वही अमेरिका की स्ट्रेटेजी है। इस समय अमेरिका इजराइल के थ्रू सोच रहा है, नॉट थ्रू इट्स ओन। अगर ओन सोचता तो पूरे यूरोप को एक साथ लेके चलता। तो इस युद्ध में इजराइल और अमेरिका भागीदार है, और यूरोप को पर्पसफुली बाहर रखा है क्योंकि वहां के ज्यूज इस युद्ध को सपोर्ट नहीं करते। दैट्स व्हाई नेतन्याहू को कोई फंडिंग नहीं है यूरोपियन ज्यूज से, रशियन ज्यूज से भी कोई फंडिंग नहीं है। इस फंडिंग को अमेरिकन ज्यूज और इजराइल और अमेरिका के अमेरिकन ऑफ फंडिंग है। तो ये युद्ध इसलिए थोड़ा अलग है। और जो आपने बात करी कि दी ऑब्जेक्टिव्स क्या है इस युद्ध के, वो इजराइल ने डिफाइन करके रखे। इजराइल ने डिफाइन किया हुआ है कि कौन सा, उनको ईरान को जड़ से समाप्त करना है। वो इम्पॉसिबल है। वो एज मच एज कोई इजराइल को जड़ से समाप्त कर दे, वो भी इम्पॉसिबल है। और इसी तरह ईरान जो कि ओल्ड सिविलाइजेशन, उसको भी जड़ से उखाड़ना पॉसिबल नहीं। इराक को उखाड़ना पॉसिबल था क्योंकि इराक में सुन्नी एडमिनिस्ट्रेटर, शिया नहीं था। मेजोरिटी शिया पॉपुलेशन है, लेकिन सद्दाम हुसैन सुन्नी था, उसको उखाड़ना आसान था। तो वो शियाओं ने हेल्प किया टू डिफीट सद्दाम, ताकि वहां पे शिया गवर्नमेंट आ जाए। तो वो काम आसान था। यहाँ पर शिया गवर्नमेंट इज लीडिंग शिया कम्युनिटी, तो इसीलिए इसको उखाड़ना पॉसिबल नहीं है। अमेरिका के लिए सऊदी अरेबिया को, कतर को, दोहा और ये जितने भी छोटे छोटे देश हैं, उनको उखाड़ना बहुत आसान काम है, बिकॉज ये सुन्नी ऑन सुन्नी और डिक्टेटरशिप है। लेकिन शिया की गवर्नमेंट एक पॉपुलर गवर्नमेंट आप मान सकते हैं एज ऑफ नाउ, इसलिए उसको उखाड़ना मुश्किल नहीं है। एंड दे प्रिपेयर्ड विद ए वेरी डिफरेंट स्ट्रेटेजी। उन्होंने 31 डिफरेंट नोड्स बनाए गवर्नेंस के, और 31 नोड्स में इंडिपेंडेंट गवर्नेंस है और इंडिपेंडेंट वॉरफेयर कैपेसिटी, सेल्फ कंटेन्ड है। तो आप आप उसको समाप्त नहीं कर सकते। ऐसा मेरे हिसाब से अभी एक भी जोन उनकी अफेक्ट नहीं हुई। तो जितना भी बमबारी की गई है वो अमेरिकन मीडिया के लिए की गई है और अमेरिकन पब्लिक के लिए की गई है, और शायद उन्होंने एम्यूनिशन भी वेस्ट किया होगा क्योंकि सब जगह डेकॉयज को एम्प्लॉय किया गया था। आप सोचिए 470 इनके पास लॉन्चर्स थे मिसाइल के, अमेरिका बोलता है 330 चले गए, लेकिन पिछले 3 दिन में आप देखिए 400 अटैक्स हुए टोटल। तो कौन से मिसाइल लॉन्चर्स मारे? तो कैलकुलेशन, तो मैथमेटिक्स तो कभी जा नहीं सकती। और ये अमेरिकन मीडिया ही रिपोर्ट कर रही है, हम लोग तो कोई क्रिएट ही नहीं करें। डेटा हमारे पास है ही नहीं, वी जस्ट रिपोर्टिंग व्हाट डेटा इज देयर। हम लोग सिर्फ उसमें एनालिसिस करें। अगर 470 में से 400 ने अटैक किया, इसका मतलब कितने मरे, कितने बिल्कुल। नेटो देशों को इन्होंने कायर बता दिया, कहा कि हमारा साथ कभी नहीं देते।
अच्छा, जो इन्होंने कहा था 7 देशों से अपने युद्धपोत भेजो, उसमें कोई निवेदन नहीं है, अनुरोध नहीं है, उसमें आदेश जैसा पुट था और उन्होंने नहीं भेजे हैं तो खार खाए बैठे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए, आप दुनिया भर के देशों को नाराज किए बैठे हैं टैरिफ थोप करके। ये तो भला हो वहां की सुप्रीम कोर्ट का कि उसने नियंत्रित कर लिया इनको। कौन आपका दोस्त बचा है भाई? आपने हर एक को नाराज कर रखा है। आपने यूरोपियन यूनियन को भी नहीं छोड़ा, आपने नेटो को भी नहीं छोड़ा, आपने किसी को नहीं छोड़ा। तो कौन आपका साथ देगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, पहले भी जब अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन काम करता था, चाहे आपको किसी को ऑर्डर भी देना पड़े, सपोज करो आपके एलआई है, एलआई को आप ऑर्डर दे सकते हो, तो एलआई मीन्स लोअर पोजीशन है, तब भी आप रिक्वेस्ट करोगे, प्लीज कंसिडर दिस, ये डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है। लेकिन अगर आप एलआई को आप एक स्लेव के जैसा ट्रीट करोगे, तो वो काम बनने वाला नहीं है। तो अमेरिका की गलती क्या है कि उसने एलआई को स्लेव के जैसे ऑर्डर्स दे रहा है। उसको उनको समझ में इन लोगों को समझ में नहीं आया कि दुनिया में शिष्टाचार थोड़ा अलग तरीके का होता है, अमेरिकन शिष्टाचार नहीं होता। तो इसीलिए इनका जो जो इनको समझ में नहीं आया, उसको ये नेटो वाले लोग समझा रहे हैं कि भाई तुम हमारे से आए हो, थोड़ा तमीज भी सीख लो, हम लोग तुम्हारे सर्वेंट नहीं, हम तुम्हारे बाप है। ये बोला है ना, लिटरली ये स्टेटमेंट बोला है मैकरट ने। मैकरट तो और अमेरिकन देखिए, प्रेसिडेंट है। पुतिन ने कहा था भारत और चीन के बारे में कि ये पुरानी सभ्यताएं हैं, 280 करोड़ की आबादी है, आप इनको इस तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते जैसे करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए क्या होता है ना कि जब आप बड़े हैं, आप तो आपको तो बहुत एक्सपीरियंस है। जब कोई बच्चा आपसे बदतमीजी करता है तो आप मुस्कुरा देते हैं, क्योंकि अभी उसको बच्चे की तरह आप ट्रीट कर रहे हैं। तो जब वो बच्चा थोड़ा-सा बदमाशी करता है, तो आप उसको हल्का-सा उसको शब्द बोलते हैं, और जब बच्चा तोड़-फोड़ पे आ जाए तब उसको आप सज़ा देते हैं। तो ये अमेरिका भी तोड़-फोड़ वाली स्टेज में है कि अभी बच्चा जो है हाथ से निकल गया है, पगला गया है। तो अभी यूरोप जो है इसको उसी तरह की भाषा समझा रहा है कि ठीक है, बहुत लड़ना चाहते हो, लड़ो। हमने अपने सारे शिप बुला लिए वापस, देखते हैं तुम क्या करते हो। और दुनिया में रिपोर्टिंग में थोड़ा-सा डेटा में थोड़ा इश्यूज़ है। मैं आपको बताता हूँ क्या है। यूरोप की अगर मैं पूरे 29 देशों की सेनाओं को मैं ऐड करूँ, दे आर वे बिगर देन अमेरिकन सेना, इंक्लूडिंग मैन पावर, इंक्लूडिंग अब न्यूक्लियर वेपन्स उनके पास इतने नहीं है, यूके के पास है, यूरोप, फ्रांस के पास है, बट न्यूक्लियर वेपन आपको 4-5 ही चाहिए, आपको 200 नहीं चाहिए, 300 नहीं चाहिए। समझे आप? तो इसलिए यूरोप को मालूम है कि वो अभी तक अमेरिका को यूज़ कर रहे थे टू फाइट देयर वॉर्स, लेकिन अमेरिका को समझ में नहीं आया कि यूरोपियंस वर यूजिंग देम। अमेरिकन को लगा कि वो अपनी तरफ से कर रहे हैं, समझे आप? वो तो यूरोपियंस वर यूजिंग अमेरिकन ट्रूप्स। लेकिन लेकिन जो जो तो गलतफ़हमी बहुत हो गई, और इस एडमिनिस्ट्रेशन में तो बहुत ही ज़्यादा गलतफ़हमियाँ चल रही हैं, और इस एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा पर्पज़ ही है कि पैसे बनाना। आपने देखा ही होगा कि मार्केट फ्लक्चुएट करते हैं थर्सडे को और मंडे को बनाते हैं पैसा। अभी ऑयल्स के ऊपर भी 2 दिन का उन्होंने मोरेटोरियम लिया और 3 बिलियन डॉलर्स बनाए प्रॉफिट। तो दे आर यूजिंग दिस वॉर फॉर मनी मेकिंग, और यही लग रहा है पूरा। और यूरोपियंस को मालूम है, तो व्हाई विल यूरोपियंस सेंड देयर शिप्स, व्हाई विल यूरोपियंस सेंड देयर एसेट्स, अपने सोल्जर्स को मरने क्यों भेजेंगे? उनको मालूम है कि अमेरिका का क्या गोल है इस युद्ध में, उसको तो अपना डेट कम करना है। और लिटरली। वो भी आदित्य जी अभी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं जब इन्होंने एक बड़ा बकवास बयान दिया था कि साहब अफगानिस्तान युद्ध में लड़ तो हम रहे थे, यूके के सोल्जर तो, नेटो के सोल्जर तो पीछे खड़े हुए थे। तो उस पर प्रधानमंत्री ने बहुत आपत्ति की थी कि हमारे सोल्जर्स की डेड बॉडी जब आ रही थी तो हमारे यहाँ क्या हालत थे, वो भूल गए क्या डोनाल्ड ट्रंप? तो अगर आपको किसी को श्रेय देना ही नहीं है, किसी को अपमानित करना है, उनके सोल्जर्स की बॉडी का भी अपमान करना है, तो फिर तो 10 बार आदमी सोच करके भेजेगा।
देखिए जिस तरह के बयान दे रहे हैं, हम और आप कॉफी टेबल पे बैठते हैं ना, कि दो अनपढ़ जो जिन्होंने दुनिया की जियोपॉलिटिक्स नहीं देखी हो कभी, जिस तरह के वो डिस्कशन करते हैं, बयानबाजी करते हैं आपस में, दो टू कॉमन पीपल, वो करते हैं। ये वो लोग हैं, लेकिन गलती से इनके हाथ में आ गई पावर। अब यहाँ पर भी वो कैजुअल बातें करते हैं उस तरह की, जबकि ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब आप पावरफुल पोजीशन पे होते हैं, उस तरह की सामान्य बातें नहीं की जाती, क्योंकि बहुत जगह इम्पैक्ट पड़ता है उसका, लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं। चाहे किसी का एक सोल्जर भी हो, शायद उसने खाना बनाने के लिए भेजा हो, रसोइया हो, उसकी भी वैल्यू उतनी होती है क्योंकि वो पार्ट है युद्ध का। बिल्कुल। लेकिन जिस तरह की ये लोग बातें करते हैं, वेरी लो आईक्यू, अनकॉमन सेंसिकल, इस तरह की बातें करते हैं, जैसे हम कोई डिनर टेबल बैठ के बात करते हैं ना, किचन कैबिनेट, वो है ये। तो जो पिकल बॉल खेलते हैं, उसमें एक होता है किचन, जिसके अंदर बॉल नहीं जानी चाहिए या उसके अंदर स्टेप नहीं करना चाहिए। ये वो वाला किचन है कि ये दे आर स्टेपिंग ऑन प्लेस वेयर दे शुड नॉट बी स्टेपिंग। और ये दिखाता है कि नौसिखियापन, दिखाता है इमेच्योरिटी। और इसकी वजह से जो दुनिया में दुख हो रहा है, ब्रिटेन की सारी फोर्सेस मर्सिनरी होती हैं, दैट इज अ मर्सिनरी आर्मी इन द वर्ल्ड। वहां पे कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते, मर्सिनरी आर्मी होती है ब्रिटेन की। उसके लिए उसका घोषित सोल्जर या अघोषित सोल्जर, दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं उसके लिए। तो कियर स्टारमर चाहे कितने भी लेफ्टिस्ट हो, उनको इससे आपत्ति होगी, क्योंकि ये बियॉन्ड द सेंसिबिलिटी ऑफ रेगुलर ब्रिटिश रॉयल आर्मी। तो इसलिए वो तो आप छोड़ दीजिए, इनका जो सबसे बड़ा थिंग है जर्मनी। जर्मन्स डिड नॉट सेंड देयर ट्रूप्स। उनको लगा जर्मनी अपने ट्रूप्स भेजेगा, मना कर दिया साफ, उसको रिपोर्ट भी नहीं किया। इज द फर्स्ट इंस्टेंस जहां पे एक जर्मन, जिसको ये समझते हैं कि स्लेव है, हारा हुई सेना है, उसने ओपनली मना किया है। इसको तो रिपोर्ट ही नहीं किया गया कहीं पर। और जबकि वो बहुत बड़ी बात होती है अमेरिका के लिए कि जर्मन सोल्जर रिफ्यूजेस टू गो ऑन अमेरिकन ऑर्डर्स, जापानीज फोर्सेस रिफ्यूजेस टू गो ऑन अमेरिकन ऑर्डर्स। ये बड़ी बातें होती हैं, बहुत बड़ी बातें। और तीसरा, कि अगर आपको फिनलैंड और नॉर्वे जैसे देश लेक्चर देना शुरू कर दें, तो इसका मतलब ये है, जबकि दोनों के दोनों सीआईए कंट्रोल करता है, जब वो देश आपको और लेक्चर दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपके खुद ही के सोर्सेज में डिवीजन है। तो अमेरिका के लिए प्रॉब्लम बहुत बड़ी है कि एक तो आपकी स्वयं की सेवाएं डिवाइडेड है, प्लस आपके एलाइज आपके नहीं सुन रहे हैं। तीसरा, आप ग्राउंड ट्रूप्स भेज रहे हो, वो ग्राउंड ट्रूप्स का सपोर्ट कैसे चलेगा, मेरे को ये क्वेश्चन। अब दूसरे, पूरी दुनिया में तेल का संकट खड़ा कर दिया इन्होंने। पूरी दुनिया में हॉर्मुज को खुलवाने के लिए इन्होंने कई देशों से कहा कि अपनी फौजें भेज दो, ये भेज दो, वो भेज दो। सबने ठेंगा दिखा दिया कि नहीं भेज रहे, हम क्यों जाएं भाई वहां पर। सबके वही अपने रिश्ते हैं, ईरान से भी, कतर से भी, तमाम दूसरे देशों से, जहां से गैस भी आती है, सीएनजी भी, दूसरे तमाम चीजें आती हैं। हम एक परमानेंट क्यों दुश्मनी मोल लें। तो ये जो गुस्सा है दुनिया का, अब वो ईरान की तरफ नहीं है, क्योंकि ईरान तो अपनी रक्षा के लिए वो सारे हाथ पैर मारेगा जो आपने उसे तबाह करने में कोई कसर बाकी छोड़ी नहीं है। गुस्सा अब निकल रहा है अमेरिका के ऊपर। इजराइल के ऊपर भी इतना नहीं निकल रहा है, क्योंकि इजराइल को भी तो मरवा दिया इन्होंने। इजराइल टूटा पड़ा है। देखिए क्या है कि हरमुज स्ट्रेट खुली हुई थी, बंद करा दिया, अब रिक्वेस्ट करें खोल दो वापस, इतना सब गड़बड़ मचाने के बाद, है ना। और ईरान की स्ट्रेटेजी को आप, चाहे हम लोग पूरी तरह से ईरान को सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी मिलिट्री साइड में अप्रिशिएट करना पड़ेगा। उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। उन्होंने सारे अमेरिकन बेसिस को पहले उड़ाया, इनकी आंखें फोड़ दी, सब जगह रडार्स तोड़ दिए। ये किसी ने इमेजिन नहीं किया था कि 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स को ईरान अपंगु बना के वापस भेज देगा। सोचिए कि एयरक्राफ्ट कैरियर बेस्ड डॉलर है, ये पेट्रोल बेस्ड डॉलर नहीं है। बिल्कुल। और उसको ही आपने पंगु कर दिया। इसका मतलब ये है कि अब आपका डॉलर का वैल्यू जाने वाला है। और फेक न्यूज डाली जा रही है कि सऊदी अरेबिया इज रिक्वेस्टिंग अमेरिका टू फाइट, कतर इज रिक्वेस्टिंग अमेरिका टू फाइट।
और ओमान इज रिक्वेस्टिंग अमेरिका टू फाइट। तो फिर पीस के लिए ओमान क्यों चूज कर रहे हो, कतर क्यों चूज कर रहे हो? और पाकिस्तान विल होस्ट, जेडी वहां पहुंचने वाले पाकिस्तान, ये शायद पहुंच गए होंगे। पाकिस्तान तो इज ए एक्सेसरी टू द वॉर, उसमें पीस। और आप इनका स्ट्रेटेजी देखिए, हर बार मीटिंग के लिए बुलाते हैं और फिर उसके अंदर कुछ टैग्स लगा देते हैं, और जहां भी मीटिंग पे होती है वहां बम गिरा देते हैं। ये तो इजरायली स्ट्रेटेजी 2 बार तो यूज कर चुके हैं। तो अभी कहाँ पे आप मीटिंग करोगे, कहाँ पे आप मीटिंग करोगे? और ऑप्शंस बचे नहीं है कुछ भी अदर देन सेंडिंग ग्राउंड ट्रूप्स। और ग्राउंड ट्रूप्स में अगर हम 2 डिविजन्स की बात करते हैं, मतलब 16,000 सोल्जर्स होते हैं। 16,000 सोल्जर्स अगेंस्ट ए वेल ट्रेन्ड 2 लाख तो आईआरजीसी है, प्लस कुड्स फोर्स का अलग उसका नंबर है, मुझे ठीक से पता नहीं, शायद 50,000 होगी या, और उसके स्टैंडिंग ईरानियन आर्मी है। कैसे लड़ पाएंगे मैन पावर? आई डोंट नो। वो वेनेजुएला तो है नहीं, वेनेजुएला में तो सारा करप्शन था, तो ईरान में कैसे लड़ेंगे? और इराक में जो भी आपकी लड़ाई हुई, 28 देशों ने अटैक किया था, और दैट टू अगेंस्ट ए सुन्नी लीडर। उसको तो सभी लोग फेंकना चाहते थे, शिया लोग भी फेंकना चाहते थे, तो इसलिए उसको कोऑपरेट किया गया ऑन द ग्राउंड। इधर कोऑपरेशन तो नहीं होगा ऑन द ग्राउंड। यहाँ पे तो जो जो शिया को अपोज करते थे वो भी आपसे लड़ने वाले हैं इस समय। ये क्योंकि ये आपका अटैक ईरान शिया पे नहीं है, ईरानी शिया पे नहीं, ये आपका अटैक ईरान के कल्चर पे है। वो तो इस तरह के ज़ोरोस्ट्रियन ट्राइब पे लड़ रहे हैं। इस्लामिज्म तो वहां पे ऑलरेडी बहुत ही कम हो चुका है, ऑलरेडी लोग जाते ही नहीं मस्जिदों में। तो वो लोग लड़ रहे हैं ज़ोरोस्ट्रियन प्राइड को बचाने के, डेरियस का प्राइड, या सीजर जो उनका जो राजा है डेरियस, और जो उनके जो लीडर्स हैं साइरस, उसको प्राइड को बचाने की लड़ाई हो रही है। तो इसलिए ये लड़ाई अलग तरीके की है। तो वो तो बोल ही रहे हैं कि तुम तो 250 साल के देश हो, हम लोग तो हजारों साल से हैं, हम तो 5-6 बिल्कुल हजार साल की सभ्यता है। तो ये प्राइड है, प्राइड वर्सेस जिंगोइज्म वाली लड़ाई है, तो प्राइड तो जीतने ही वाला है। सही कह रहे हैं आप। और ये एक और झूठ, ईरान के साथ बातचीत चल रही है, ईरान ने कहा कोई बात नहीं चल रही। ये जो प्रोजेक्शन और नैरेटिव की बीमारी होती है ना, वो रियलिटी टीवी स्टार को ही अच्छी लगती है, लेकिन असलियत में रियलिटी टीवी नहीं चलता दुनिया में। दुनिया में लोग जमीनी असलियत पे बात करते हैं। और तो ये जो रियलिटी टीवी के जैसा नैरेटिव पहले डाल देना, फिर उसके बाद लोगों को, तो आप तो बहुत सारे इंटेलिजेंस भी लीक कर देते हो ना इस चक्कर में, जिसको बोलना नहीं चाहिए वो भी आप लीक कर देते हो। तो ये तो युद्ध युद्ध विराम की जो बातें हैं, ये चौथी बार चल रही है। ईरान ने तो रिजेक्ट कर दिया है, इंक्लूडिंग ईरान की डिमांड है कि अमेरिका $500 बिलियन पे करे इन रिकंस्ट्रक्शन इन ईरान। और ट्रम्प पे करे या ना करे, अगला एडमिनिस्ट्रेशन तो पे करने वाला है, बाय द वे। अगला एडमिनिस्ट्रेशन विल पे फॉर इट। अब देखते हैं कैसे होता है ये, बट ईरानियन डिमांड्स आर वेरी क्लियर कि इजरायली, अब मैं आपको एक और बात बताऊं, अभी तो ईरानी लोग, अमेरिकन अभी रिक्वेस्ट कर रहे हैं इंडिया को कि अमेरिकन शिप्स गो अंडर द अमेरिकन फ्लैग, मतलब अमेरिकन फ्लैग को इंडियन फ्लैग लगा के लाएंगे, इंडियन फ्लैग। दैट्स व्हाट दे आर रिक्वेस्टिंग इंडिया। इंडिया ने रिफ्यूज कर दिया। व्हाई वी शुड रिस्क आवर थिंग्स? क्योंकि उसको क्या इन्फॉर्मेशन नहीं होगा ईरान को कि इस फ्लैग में रिप्लेस किया गया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो दैट्स व्हाट इज हैपनिंग। तो टोटली गॉन केस है, झूठ का पूरा झूठ ही झूठ चल रहा है अभी तो। बस हंसते रहिए, पॉपकॉर्न लीजिए, देखिए मैच को। भारत सिक्योर है, मोदी जी की गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है, तेल की कोई कमी नहीं है, एलपीजी सिलेंडर्स आ रहे हैं, पीएनजी के सिलेंडर्स आ रहे हैं, तो बस समोसे तलिए, पकौड़े खाइए, जलेबी खाइए, एंजॉय करिए गेम को। इतना जरूर हो गया है कि अभी तक अमेरिका $38 ट्रिलियन के कर्ज के नीचे था, और अब $40 ट्रिलियन के कर्ज के नीचे आ गया है। और जो भद पिटी है, जिस तरह उसके विमान, जिनको अत्याधुनिक 5th जनरेशन और पता नहीं क्या क्या बताते थे, वो भी मुंह की खाते हुए दिखाई दिए हैं, युद्धपोत भागते हुए दिखाई दिए हैं। तो वियतनाम जैसा हाल तो नहीं हो जाएगा इनका? वही फ्यूचर दिख रहा है। अभी देखिए क्या होगा, सीज फायर के नाम पे
ऑनरेबल एग्जिट की बात हो रही है। सीज फायर हारने वाला देश मांगता है, जीतने वाला देश नहीं मांगता। तो सीज फायर की पेशकश अमेरिकन कर रहे हैं, ईरान नहीं कर रहा, ईरान रिफ्यूज कर रहा है क्योंकि वो दे हैव एन अपर हैंड। और क्योंकि जो तमाचा मारा है इनके मुंह पे, यहाँ पे वो बता नहीं रहे किसी को। जितने सोल्जर्स मरे हैं वो अगर रिपोर्ट कर दे अमेरिकन गवर्नमेंट ऑनेस्टली, आज ही सरकार गिर जाएगी। वो ईरान ने बोला है कि जितने सोल्जर्स आप मरे हैं आपके, और आप बता दो, क्योंकि लोग सो रहे थे जब बेसिस पे अटैक हुए और सारे के सारे बेसिस खचाखच भरे हुए थे। ईच बेस, अल उदैद बेस में तो 6000 लोग थे, फिर अदर बेसिस में 6 से 7000 लोग थे और सो रहे थे जब अटैक हुआ था। तो रियल फिगर्स आर वेरी डिफरेंट। तो अभी तो बॉडी बैग्स आने शुरू हुए हैं और उसका इम्पैक्ट अभी वो फैमिलीज बताएंगी कि उनको ऑनर करें, पब्लिक में नाम क्यों नहीं ले रहे। सारी सिमेट्रीज भरी पड़ी हैं इस समय। सो यही हाल हुआ था वियतनाम में, तो इसका आउटकम तो वही दिख रहा है, लेकिन उससे भी बुरा दिख रहा है क्योंकि इस बार ईरान इनकी सुपर पावर स्टेटस छीन लेगा प्रैक्टिकली। सबको पता लग चुका है अभी ऑलरेडी, बट दुनिया थोड़ा धीरे धीरे काम करती है। अभी भी डर है कहाँ पे बमबारी कर सकते हैं। आई थिंक जब तक कि अमेरिका के हाथ में वो कैपेसिटी रहेगी, लोग धीरे धीरे चेंज होंगे। अभी तो इमीडिएटली तो उसका इम्पैक्ट नहीं दिखाई देगा, बट वियतनाम से बदतर एग्जिट होने वाला। और राजनीतिक नुकसान, मिड टर्म जो उनके दिमाग में घुसा हुआ था, मिड टर्म तो मेरे हिसाब से कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज स्ट्रेटेजी ये मुझे लग रही है कि वॉर को एस्केलेट किया जाए मिड टर्म तक, ताकि इमरजेंसी पावर्स एक्ट यूज किया जाए। अगर होता है तो इसका मतलब डेमोक्रेट्स जीत गए, अगर नहीं होता है इसका मतलब रिपब्लिकन जीत गए, क्योंकि ये दोनों ही साइड में इनको कोई पसंद नहीं कर रहा है इस समय। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, क्योंकि इतना क्लोज है और वॉर बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है। तो इसलिए मैं उस ट्रेंड को देख रहा हूँ कि अगर आज हम अप्रैल पहुंच रहे हैं, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 5-6 महीने बचे। सो इसका मतलब ये है कि they might take some decision which is not there। अगर होता है तो इसका मतलब ये है कि डेमोक्रेट्स जीत गए। तो डेमोक्रेट्स ये नहीं, क्योंकि ये तो हारेंगे पोर में, तो दे वांट टू अवॉइड द इलेक्शन। तो अगर होता है तो डेमोक्रेट जीत गए, अगर नहीं होता है तो फिर इम्पीचमेंट होगा। और मंगलवार की शाम को जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप के बीच में बातचीत हुई है, आपको क्या लगता है किन मुद्दों पर बातचीत हुई होगी? हॉर्मुज, कोई और मुद्दा नहीं। हॉर्मुज, क्योंकि भारत का इवन दो 33% ही तेल आता है हॉर्मुज से, 33% ही आता है, बाकी सब भारत ने डाइवर्सिफाई किया हुआ है। तो भारत के लिए 33% इज ए बिग नंबर, वेरी बिग नंबर। और रिलायंस इंडस्ट्री ने तो 5 मिलियन खरीद ही लिया मोरेटोरियम में। सो बातचीत पूरी हॉर्मुज पे हुई है कि भाई ये युद्ध को रोका जाए, स्टेबिलिटी लाई जाए। भारत, प्रधानमंत्री मोदी का स्टेटमेंट है, वी एक्सपेक्ट, वी वांट, वी सपोर्ट ओनली दिस। तो मतलब बड़ा क्लियरली उन्होंने बोला है कि हम, भारत क्या चाहता है, और भारत को अगर कोई और एक्शंस लेना पड़ा इसके बाद तो लेगा। तो वेरी टर्स स्टेटमेंट है, मतलब बड़ा कठोर एक वर्ड्स यूज किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी का स्टेटमेंट बहुत कोल्डनेस दिखाई दे रही है। और ट्रंप ने फोन किया था, प्रधानमंत्री मोदी ने फोन नहीं किया था, तो ट्रंप ने फोन किया था। तो इसका मतलब ये है कि ट्रंप ने अपडेट करने के लिए फोन किया और मोदी जी ने उसका बड़ा कठोर उत्तर दिया कि हॉर्मुज स्ट्रीट पे ये बदमाशी बंद होनी चाहिए पूरी तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल। आदित्य जी, बहुत 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 धन्यवाद आपका इतना समय निकालने के लिए, बहुत महत्वपूर्ण और ज्वलंत विषयों पर चर्चा करने के लिए। और दर्शकों को भी अच्छी लगी होगी चर्चा। अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दें, वीडियो को फॉरवर्ड करें, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लें। और आप जानते हैं आदित्य जी का चैनल है सत्योलॉजी, उसको भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। नमस्कार।